हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी हमेशा की तरह। हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए अभी पढ़ रहे हैं और आज का जो सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 3 लेक्चर अभी तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हो चुके हैं। उससे पहले एक हमारा हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन और सेकंड वन शायद हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 और आज हमारा है पार्ट 4। ये जो पार्ट 4 है ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमारा ये लास्ट पार्ट है। स्टूडेंट, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उतना मैं 3 पार्ट में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो फिर आप कहेंगे सर पार्ट 4 क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए, मान लीजिए अगर आ जाए, तो हमें उस लेवल की भी थोड़ी तैयारी रखनी पड़ेगी। तो ये मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो आज मैं कराने वाला हूं इस टाइप का भी कुछ आना चाहिए, इसीलिए मैं एक क्लास एक्स्ट्रा ले रहा हूं, वरना आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने वाले थे। कोई नहीं, एक लेक्चर स्टार्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन तैयारी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं नहीं लेने वाला हूं अभी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में ले लिए हैं सारे के सारे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं। यहाँ पे मजेदार क्वेश्चंस रहेंगे, कुल मिला के बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे। स्टार्ट करते हैं। कोई ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारा कुछ मैं आप लोगों को पीडीएफ देने वाला हूं, फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो उसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा यहां पे टाइम खराब करें। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, ये एक अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं। हाँ जी, आज से बैच स्टार्ट हो चुका है, लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच आप लोगों को आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए स्टार्ट किया गया है। 10 दिसंबर आज ही है और ये स्टार्ट हो चुका है। यहां पर आपको टेक्निकल पढ़ाया जाएगा, नॉन टेक्निकल यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल फ्री। नॉन टेक्निकल में आपका जीके भी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, ये सब कुछ फ्री मिल रहा है आपको। अब टेक्निकल में फिजिक्स एटीसी और एओ के लिए है, एविएशन इंडस्ट्री एओ के लिए, मैथ एओ के लिए, इंजीनियरिंग मैथ्स एटीसी के लिए और बिजनेस मैनेजमेंट एओ के लिए, जिसका हमने प्राइस रखा है 2500। तो भैया अभी एनरोल कर दे, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे। अगर कोई स्टूडेंट 10 दिन बाद भी ये बैच ज्वाइन करता है तो वो भी स्टार्टिंग से देख सकता है, ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग से नहीं देख पाएगा। ठीक है, चाहे 20 दिन बाद कोई ज्वाइन कर रहा है, 30 दिन बाद भी कोई ज्वाइन कर रहा है, तो उसे भी मिल जाएगा, लेकिन आप आज से ही ज्वाइन करें, क्योंकि फिर एक टाइम टेबल बन जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि ये बैच हिंदी में होगा इंग्लिश में, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये बैच दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाला है। इंग्लिश में भी रहने वाला है, मतलब कंटेंट भी इंग्लिश में रहेगा, एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में रहेगा। हिंदी में भी होने वाला है, मतलब कंटेंट इंग्लिश में रहेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत से जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था ना, ये पढ़ाया था मैंने प्रॉब्लम ऑन कॉइन्स। तो काफी मैंने कमेंट्स देखे कि सर प्रॉब्लम ऑन कॉइन्स को एक बार फिर से आप लोग डिस्कस कर लीजिए प्लीज। प्रॉब्लम ऑन कॉइन्स को आप लोग फिर से एक क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर लीजिए। तो चलिए मैं ये फिर से आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं और बताता हूं, और फिर इसके बाद नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट क्लास का था, इसमें कुछ कंफ्यूजन रह गया था आप लोगों को, ये दूर करते हैं। जितना ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही जल्दी कंफ्यूजन दूर होगा। दूसरा, लास्ट क्लास में मुझसे ये डिमांड की गई थी कि लेक्चर मैंने लास्ट क्लास का 30 मिनट का लिया, कि एटलीस्ट 50 मिनट का लेक्चर तो आप लें। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज लेक्चर लंबा होने वाला है, 50 to 60 मिनट का कोशिश करेंगे और सारे ही कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं थोड़ी देर के लिए यहां से गायब हो जाता हूं, क्योंकि अब पढ़ाई पे फोकस रखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और खुद से सोल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ए बैग कंटेन्स 216, कितना? 216 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। ठीक है, इन द रेशियो 2:3:4 द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स। स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं, यहां पे ध्यान से कॉन्सेप्ट सुनिए। क्यों लास्ट क्लास में आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि दोबारा बता दीजिए, उन्हें प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि उन्होंने ये बात ध्यान से नहीं सुनी होगी। स्टूडेंट्स, जब भी कॉइन्स की प्रॉब्लम आएगी
आएगी, कॉइन्स की प्रॉब्लम्स आएगी, तो कॉइन्स और वैल्यू यहाँ पे दो चीजें देखी जाएगी, कॉइन्स और वैल्यू यहाँ पे देखी जाएगी। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, 1 रुपए का एक सिक्का ऐसा है, ये 1 रुपए का एकमात्र ऐसा सिक्का है कि जितने सिक्के होंगे, जितने कॉइन्स होंगे, उतनी ही वैल्यू बनेगी। मान लीजिए 1 रुपए के आपके पास 10 कॉइन्स है, 1 रुपीज के आपके पास कितने कॉइन्स है, 10 कॉइन्स है, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो भी 10 रुपीज ही बनेगी या नहीं बनेगी? अगर 20 कॉइन्स होते 1 रुपीज के, 20 कॉइन्स होते तो वैल्यू भी 20 रुपीज ही बनती। बात समझ में आई? सिर्फ 1 रुपीज का कॉइन ऐसा है। अगर मैं बात करूं, अब सुनो ध्यान से देखना भाई, बहुत सारी चीजें। एक मैं बताता हूं कि अगर आपके पास 5 रुपीज का कॉइन्स है, अगर आपके पास 5 रुपीज का कॉइन, सब ध्यान से सुनना, पहले 5 रुपीज के लिए बात कर रहे हैं। मान लीजिए 5 रुपीज के आपके पास 10 कॉइन्स है, 5 रुपीज के आपके पास 10 कॉइन्स है, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी वैल्यू कितनी बनेगी। वैल्यू आप समझ रहे हो ना, वैल्यू का मतलब है कि आपके हाथ में कितना पैसा होगा। वैल्यू का मतलब क्या है कि आपके हैंड में कितना रुपया होगा। अगर आपके पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 5 रुपए के अगर आपके पास 10 सिक्के हैं, तो आपके पास टोटल 50 रुपीज होगा या नहीं होगा? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अगर अब दूसरा आगे चलते हैं ध्यान से, मैं कहता हूं आपके पास 50 पैसे के लिए बात करते हैं, 50 पैसे के लिए बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए 50 पैसे के आपके पास 20 कॉइन्स है, 50 पैसे के आपके पास 20 कॉइन्स है, तो आपकी वैल्यू कितनी बनेगी? आपकी वैल्यू कितनी बनेगी? तो ध्यान से देखो, 50 पैसे के, पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं, क्योंकि आपको यह पता है कि 1 रुपीज में 100 पैसा होता है। 1 रुपीज में कितना होता है? 100 पैसा होता है, ये तो आपको पता ही है ना। इनटू कितने कॉइन्स आपके पास? 20, तो आप देख रहे हो कितना रुपया बन रहा है? 10 रुपया बन रहा है। तो यहां से क्या बात आई कि भैया 50 जो पैसा है, 50 पैसे के जितने सिक्के हैं, वो हमेशा हाफ वैल्यू बनाएंगे, अपने आप का कितनी वैल्यू बनाएंगे? हाफ। मतलब 50 पैसे के, अब ध्यान से सुनो, 50 पैसे के अगर 100 सिक्के होते, 100 सिक्के आपकी पॉकेट में होते, तो वैल्यू कितनी बनती? ये बताइए, वैल्यू बनती आपकी कितना? हाफ बनता किसका? 100 का। तो आपके पास 50 रुपए होते। भाई सीधी सी बात है, ये तो बहुत सिंपल गेम है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स यहां पे मैं बात करूं 25 पैसे के कॉइन्स की, 25 पैसे के कॉइन्स की, तो याद रखना 25 पैसे को अगर मैंने वैल्यू में या रुपये में चेंज करना है, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 100 से, जो कि कितना हो जाएगा? 1/4 वैल्यू बनाएगा। कितनी वैल्यू बनाएगा? 1/4। अगर मान लो आपको कह दिया जाए 25 पैसे के 200 कॉइन्स है, 25 पैसे के कितने कॉइन्स है? 200, तो कितना रुपया बनेगा? कितनी वैल्यू बनेगी? तो इसे आप 1/4 कर दीजिए, इनटू क्या हो जाएगा? 200, मतलब आपके पास 50 रुपीज बन जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? और इसका इतना सिंपल क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, आप देखना, आप फटाफट से सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। अब ये क्वेश्चन था पिछली क्लास का, है ना? क्या था भैया आपको, और दूसरा मैंने आपको बार बार ये कहा है कि जिस चीज का मुझे सम दिया गया है, जो चीज मुझे रुपीज में दी गई है, उसी का मुझे रेशियो पता होना चाहिए। ये मैंने आपको बोला है पहले से ही, है कि नहीं बताऊं? तो यहां पे ये कह रहा है कि जो वैल्यू बनी है ना, सब मिला के टोटल, वो वैल्यू बनी है 216 रुपीज की। कितने की? 216 की। और ये वैल्यू कब बनी है? जब आपकी पॉकेट में कुछ तो 1 रुपए के कॉइन्स है, कुछ 50 पैसे के कॉइन्स है, और कुछ 25 पैसे के कॉइन्स है। नंबर ऑफ कॉइन्स, देखो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। मैं पहले ही कह रहा हूं भैया, नंबर ऑफ कॉइन्स अलग चीज है और रुपीज अलग चीज है, मतलब वैल्यू सिर्फ 1 रुपए के छोड़कर। तो अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आपको दिया गया है 2:3:4, यही दिया गया है। आज मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब और ज्यादा स्लो भी नहीं होगा, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए बस। तो अगर मैं इसे वैल्यू में चेंज करना चाहता हूं, क्यों वैल्यू में चेंज करना है, बस ये बताओ, कॉन्सेप्ट समझो, वैल्यू में क्यों चेंज करना है? क्योंकि जो रुपीज ये पता है ना, ये वैल्यू ही तो पता है, तो रेशियो भी वैल्यू का ही पता होना चाहिए। अब वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं, यहां पे भी बात अटकेगी। तो वैल्यू में ऐसे चेंज करो। एक बात बताओ, अगर मैं रेशियो को ही मेन मान के चलता हूं, अगर 1 रुपए के 2 सिक्के होते तो 2 रुपया बनता या नहीं बनता? बताइए। 50 पैसे के 3 सिक्के होते तो आधा वैल्यू बनेगा, मतलब 3/2। और 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होते तो 1 रुपया बनेगा, 4/4 कर दो या 1 लिख दो, बात एक ही है। यहां पे 1 ही तो आएगा ना। अब ये 2 इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा, तो फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आ जाएगा? 4:3:1। देखो 4:3:1, यही आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताओ? सॉरी 2, ये 2 आएगा यहां पे, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं 1 सेकंड के लिए, दोबारा से लिख दूंगा आप लोगों के लिए, इतनी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये कितना है, यहां से ये हटा देते हैं 2। अच्छा एक बात बताओ, रेशियो में टोटल कितना हुआ? 9। रेशियो में टोटल कितना हो रहा है? 9। 4 + 3 + 2। और रुपीज में टोटल कितना हो रहा है? 216 हो रहा है या नहीं हो रहा है बताओ?
तो 1 पार्ट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 216/9, ये बात समझना आपने। तो कितना हो जाएगा 24। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 24 रुपीज। अगर ये 1 पार्ट की वैल्यू है तो भैया 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे 24 से मल्टीप्लाई कर दो 96। 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 से मल्टीप्लाई कर दो 72, और 2 पार्ट की वैल्यू 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48। मतलब आप ये समझिए कि भैया 1 रुपए की हेल्प से तो 96 रुपए बन रहा है, 50 पैसे की हेल्प से 72 बन रहा है, और 25 पैसे की वजह से 48। एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कह दूं कि भैया आपके पास 50 पैसे के कॉइन्स हैं और टोटल जो वैल्यू बन रही है, जो टोटल वैल्यू बन रही है वो बन रही है 72 रुपीज। कितनी बन रही है 72 रुपीज। तो बताइए कितने कॉइन्स होंगे भैया, 50 पैसे के अगर 2 कॉइन होते हैं तो 1 रुपया बनता है, तो 72 रुपए बनने के लिए 72 रुपीज बनने के लिए डबल कॉइन होंगे कितने 144। यही आंसर है, बस और क्या था। अरे अगर 25 पैसे के पूछ लेता, आप एक बात बताओ, अगर 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनता है या नहीं, 25 इंटू 4 करेंगे तभी तो 100 पैसा बनेगा। और 48 रुपीज के लिए कितने सिक्के होने चाहिए 192। बहुत सिंपल था, अब उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करना जरूर, ठीक है, ये होमवर्क है भैया। और होमवर्क का आंसर मैंने पहले ही बता दिया है लास्ट क्लास में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, या जो फुल पीडीएफ आपको मिलेगी 84 स्लाइड्स की, उसमें भी आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉरी। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो कॉइन्स का हम लोगों ने कर लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक और कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप ये देखना कि प्रॉब्लम ऑन एजिस के क्वेश्चन यहां से सॉल्व होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, सिंपल इंटरेस्ट में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, परसेंटेज में यूज होगा, जो मैं अभी बताने वाला हूं। मतलब कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो क्या कॉन्सेप्ट है इधर सुनो ध्यान से। मान लीजिए आपके पास 2 दोस्त हैं, मतलब 2 बंदे हैं ए और बी, ये 2 बंदे हैं आपके पास, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप मेरी एनर्जी को नहीं वेस्ट करेंगे, मुझे इतनी उम्मीद है, और आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से कहानी सुनेंगे। अब सॉरी, क्या कह रहा है कि मैं कहता हूं कि ए के पास 25 रुपीज है, ये मैं कह देता हूं, ए को मैंने 25 रुपीज दिया और बी को मैंने मान लीजिए 35 रुपीज दिया। क्लियर है? इतना पैसा मैंने दे दिया। तो अगर मैं इन दोनों के रेशियो की बात करना चाहूं, 25 और 35 का रेशियो, अगर मैं 5 से कट कर दूं तो कितना बन जाएगा 5:7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। आप कहोगे सर तो फिर इसमें अलग क्या समझा रहे हो, अभी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। अगर मैं ए को भी 10 रुपीज दे दूं, अगर मैं ए को भी कितना रुपया दे दूं 10 रुपीज, ध्यान से देखना भाई प्लीज, और बी को भी मैं 10 रुपीज दे दूं, बी को भी मैंने 10 रुपीज दे दिया, ए को भी 10 रुपया और बी को भी 10 रुपया, तो ए के पास तो अब कितना हो गया 35, वेरी गुड, और बी के पास अब कितना हो गया 45, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब अगर मैं रेशियो की बात करूं कि जो नया रेशियो है वो क्या है, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं, नया रेशियो जो बना वो क्या बन रहा है। तो भैया 35 और 45 का 5 से कट करोगे तो नया रेशियो कितना बन जाएगा 7:9। किसका, ए और बी का। अब कहोगे सर इसमें क्या नया बताया आपने, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। अगर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तो यहां पे कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब एक बात बताओ, ए कितना रुपया इंक्रीज हुआ 10 और बी कितना इंक्रीज हुआ 10, तो दोनों में सेम इंक्रीमेंट लगा, दोनों में सेम इंक्रीमेंट लगा, ध्यान से देखना। सेम इंक्रीमेंट किस में लगा, वैल्यू में, दोनों में सेम इंक्रीमेंट लगा, किस में, वैल्यू में। अब आप रेशियो में देखना, ए के पास पहले कितना था 5, अब कितना है 7, कितने का इंक्रीमेंट आया 2 का। बी के पास पहले कितना था 7, अब कितना हो चुका है 9, कितने का इंक्रीमेंट आया 2 का। तो भैया अगर वैल्यू में सेम इंक्रीमेंट लगा है तो आप लोग देख रहे हो कि रेशियो में भी सेम इंक्रीमेंट लगा है, रेशियो में भी सेम इंक्रीमेंट लगा है। अगर वैल्यू देखो, ऐसा नहीं है कि अगर वैल्यू में 10-10 का इंक्रीमेंट लगा है तो रेशियो में भी 10-10, नहीं, सेम का मतलब है रेशियो में 2-2 बढ़ रहा है, तो ए में भी 2 बढ़ा, बी में भी 2 बढ़ा, तो ये सेम हुआ। रुपीज में 10 ए में बढ़ा, 10 बी में बढ़ा, ये सेम हुआ। तो ये रेशियो का रूल है, अगर कोई नंबर सेम इंक्रीज हो रहा है वैल्यू में तो वो रेशियो में भी इंक्रीमेंट लगेगा। कैसा क्वेश्चन आता है वो सुनो, आप कंफ्यूज नहीं होना।
ये देखो पहले यहां पे ध्यान से सुनो, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। अब मजा आएगा कैसे करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखना। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक मजा नहीं आने वाला है। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6, द रेशियो बिकम्स 4:5। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, नंबर के बीच का डिफरेंस बताइए क्या होगा। ये क्या कह रहा है कि पहले दो नंबर है मेरे पास, मैं मान लेता हूं ए और बी, इन दोनों का रेशियो 3:4 था। तो देखो पहला मेथड सुनो इसका सिंपल, जो कि इसका थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है। तो आप मान लीजिए ए 3x रहा होगा और बी 4x रहा होगा, है कि नहीं। अब ए को भी 6 बढ़ाया गया और बी को भी 6 बढ़ाया गया, तब जाके रेशियो 4:5 हुआ। मतलब ए को अब कितना कर दिया गया, ध्यान से सुनना, ए को कर दिया गया 3x प्लस 6, बी को कितना कर दिया गया, बी को कर दिया गया 4x प्लस 6। और अब ये जो रेशियो है, मतलब ये जो फ्रैक्शन है, ये हो चुका है 4/5। इसमें कोई प्रॉब्लम, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 15x, यही पढ़ते हुए आ रहे हो आप, प्लस 30 इक्वस टू 16x प्लस 24। यहां से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, और अगर x की वैल्यू 6 है तो 3x की वैल्यू 3 इंटू 6 कितनी हो जाएगी 18, और 4x की वैल्यू 4 इंटू 6 कितनी हो जाएगी 24। और 18 और 24 का क्या निकालना है, डिफरेंस, जो कि आपका कितना आ जाएगा 6। ये रहा आंसर। तो भैया ये था आपका लेंदी मेथड। अगर आप जाना चाहे तो जा सकते हैं इस मेथड से भी, लेकिन क्या हम एग्जाम में बैठ के यही सब कहानियां अगर सुनाएंगे टीचर को तो हमारा नंबर तो नहीं आएगा। अब आप एक बात सोचो, बस आपका बिना पेन चलाए आंसर आएगा, ये मेरा वादा है। ए और बी का रेशियो पहले कितना था 3:4। जब हर एक को 6 इंक्रीज कराया गया, मतलब ए में भी 6 ऐड किया गया, बी में भी 6 ऐड किया गया, तो रेशियो बिकम्स कितना 4:5। अब आप एक बात सोचो, मैंने कहा कि अगर दोनों सेम इंक्रीज हो रहे हैं तो रेशियो में भी सेम इंक्रीज होंगे। आप देखो ए के पास पहले 3 था, अब कितना हो चुका है 4, तो इंक्रीमेंट कितने का लगा 1 का। बी के पास पहले 4 था, अब कितना हो चुका है 5, तो इंक्रीमेंट कितने का लगा 1 का। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रेशियो का इंक्रीमेंट देखूं तो रेशियो में जो इंक्रीमेंट लगा वो किसका लगा 1 का, लेकिन नंबर में कितने का लग रहा है 6 का हर एक में। मतलब जो रेशियो 1 है वो नंबर में कितना है 6, तो 1 पार्ट की वैल्यू अगर 6 है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, और 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। मैंने इसे ही क्यों देखा, क्योंकि यहीं से मेरा ओरिजिनल रेशियो है। ये जो बाद वाला रेशियो है ये तो ऐड होने के बाद है ना, तो मैं तो ओरिजिनल रेशियो से निकालूंगा। तो बताओ ए आ गया और बी आ गया, इससे ज्यादा जल्दी क्वेश्चन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर सेम ऐसे ना हो तो क्या होगा, वो सब बताऊंगा, बस सुनते चलो। और इसका आंसर बताना जरा, और पेन नहीं चलाना भाई बिल्कुल भी, हर एक चीज बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, आपने घबराना नहीं है, बस मेरी कहानियां सुनते हुए चलो, मजा आएगा बहुत, और आ भी रहा होगा। The ratio of मोनाज एंड विकास present age is 9:10। अगर मैं मोना और विकास की, मोना और विकास इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो देखूं तो प्रेजेंट एज का रेशियो 9:10 है, हाल फिलहाल की बात हो रही है। आफ्टर 4 ईयर, देखो अगर कहीं पे लिखा है आफ्टर 4 ईयर, इसका मतलब 4 साल के बाद हुआ, इतना तो आपको पता है। 4 साल, देखो 4 साल अगर मान लीजिए मैं और आप हैं, 4 साल बाद अगर हम मिले तो मतलब हमारी दोनों की एज 4-4 साल इंक्रीज होगी या नहीं होगी, आप बताओ। तो ऐसे ही 4 साल बाद इनकी जो एज का रेशियो है वो कितना हो गया 11:12। इसका मतलब पहले तो यहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ो पूरा का पूरा क्या कह रहा है। आगे कह रहा है व्हाट इज द मोनाज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बताइए मोना की क्या होगी, बताइए क्या होगी, सोचिए। अब एक बात सोचो, या तो एक्स वाई जेड, या एक बात सोचो कि भैया हर एक की एज में 4 का इंक्रीमेंट आया, हर एक में 4 का इंक्रीमेंट आया। बात समझ में आ रही है। तो मोना पहले 9 पार्ट थी, अब 11 पार्ट है, मतलब 2 पार्ट का इंक्रीमेंट आ गया। विकास पहले 10 था, अब 12 हो चुका है, 2 पार्ट का इंक्रीमेंट आ गया। ये जो रेशियो में 2 है, ये नंबर में कितना है 4, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ईयर्स। मतलब जो रेशियो में 1 है वो नंबर में 2 है। तो अगर परसेंटेज की पूछा है तो परसेंटेज के रेशियो से ही जाएंगे, जिस टाइम का रेशियो है उसके हेल्प से उसी टाइम की एज निकलेगी। तो 9 पार्ट की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 ईयर्स, आंसर आ गया। अगर विकास का पूछता तो इसे भी इंटू 2 करते तो कितना आ जाता 20। ये प्रेजेंट एज आ गई, ये प्रेजेंट एज आ चुकी है, और ये बहुत शानदार मेथड है। अब आप
को और आगे बढ़ते हैं, लेके चलते हैं और मजेदार क्वेश्चंस कराएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मतलब वाकई में मैं थोड़ा सा अब धीरे धीरे आगे लेवल पे लेके जा रहा हूं आपको, और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। अगर मैं ए और बी की मंथली इनकम देखूं, ए और बी की मंथली इनकम, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन समझ में आया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। 2:3 दिया गया है। आगे क्या कह रहा है, एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो। इनका जो एक्सपेंडिचर दिया गया है वो किस पे दिया गया है, 5:9 पे दिया गया है। आगे क्या कह रहा है, इफ ईच, यहां क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ देम सेव 600 रुपीज। मतलब ए की भी सेविंग 600 है, बी की भी सेविंग 600 रुपीज है, इन दोनों की सेविंग 600 रुपीज ईच है। बात समझ में आ रही है? तो क्या जानना चाहता है, पर मंथ, देन देयर मंथली इनकम आर, तो उनकी जो मंथली इनकम है वो किस रेशियो में होगी, ये जानना चाह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हम इजीली कर सकते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि भैया ये जो सेविंग है ये होता क्या है। जो सेविंग है वो होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही बात आप समझो। और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपको कितना दिया गया है, 600 रुपए हर एक का ईच। इनकम और एक्सपेंडिचर में से अगर माइनस कर दें तो ए का भी 600 आएगा और बी का भी 600 आएगा, क्योंकि दोनों की सेविंग सेम है। और इनकम और एक्सपेंडिचर माइनस करके अगर रुपीज में सेम है तो रेशियो में भी सेम आना चाहिए। लेकिन आप एक बात देखो, यहां पे ए की इनकम 2 है और एक्सपेंडिचर 5 है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा? और अगर मैं यहां पे डिफरेंस देखूंगा तो यहां पे 3 का डिफरेंस है, और यहां पे देखूंगा तो यहां पे 6 का डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि सेविंग क्या होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस ही सेविंग कहलाती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहां तो डिफरेंस सेम है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, और जबकि डिफरेंस सेम चाहिए, अपने दिमाग में एक बात अभी डालो कि डिफरेंस सेम चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेम है दोनों का। तो स्टूडेंट्स, जब डिफरेंस सेम नहीं होता, अब आप लोग ध्यान से सुनना, जब डिफरेंस सेम नहीं होता और डिफरेंस सेम बनाना पड़ता है तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं, यहां पे आप लिख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये बहुत अच्छा मेथड है। आगे आप और टफ एग्जाम देंगे तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि जब आपको डिफरेंस सेम चाहिए होता है और डिफरेंस सेम नहीं मिलता तो हम लोग डिफरेंस सेम कैसे बनाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहता है कि यहां पे डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 1 का, फिर नीचे डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 4 का। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहता है कि 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 1 की मल्टीप्लाई नीचे। अगर 1, अब यहां पे देखो, ध्यान से सुनना भाई, अगर आपको ये समझ में आया तो अगला क्वेश्चन बिना पेन चलाए आप करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो ए और बी की इनकम का रेशियो इस तरीके से कोई पढ़ाएगा नहीं, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, ये मेरा आप देख लेना चाहे तो। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें जरूर, मैं एक एक पॉइंट बारीकी से डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, 8 और 12। भैया जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से भी करेंगे और 3 से भी, 1 की नीचे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो का तू 5 और 9 ही रहेगा। अब हमारे रेशियो ये नहीं है, इनसे हमें मतलब नहीं है, मतलब ही इंसान है, जिससे मतलब होगा उससे ही बात कर रहे हैं आजकल। तो भैया हमारा पेपर है, सीधी बात। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना हुआ यहां पे, 3 इन टर्म्स ऑफ रेशियो। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 3। डिफरेंस सेम हो गया या नहीं हो गया? इनकम ज्यादा हो गई, एक्सपेंडिचर कम हो गया, यही तो कहानी का दर्द था हमारी, हो गया सेम। तो जो रेशियो में 3 आ रहा है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वो रुपीज में 600 आ रहा है। तो 3 पार्ट की वैल्यू अगर 600 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 200 होगी, और अगर 1 पार्ट की वैल्यू 200 है तो 8 पार्ट की वैल्यू 1600 हो जाएगी और 12 पार्ट की वैल्यू 2400 हो जाएगी। अब ये रेशियो हमारे नए, इन्हीं से कंपैरिजन होगा, पुरानों से मत करने लगना, और आंसर ये रहा आपके सामने। क्लियर? अब कहेंगे सर आप फिर एक और क्वेश्चन करा दो हमें, मुझे पता है ये रहा, और मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड के अंदर आप आंसर दें, और देंगे आप, मुझे भरोसा है आप पे, पूरा भरोसा है। ए मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। ए और बी की मंथली इनकम, मुझे भरोसा है कि अभी तक आपका आंसर आ भी गया होगा। मंथली इनकम किस में दी गई है, 2:3 में दी गई है। और जो इनका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ये कितना दिया गया, 5:3 दिया गया है। और इनकी जो सेविंग है वो 1000 रुपीज ईच है। दोनों की सेविंग अगर सेम दी गई है तो
रेशियो में जो डिफरेंस है दोनों में सेम होना चाहिए, और सेम नहीं है। और दूसरा, आप बस एक चीज समझ जाओ कि भैया एक बात बताओ, अगर यहाँ पे इनकम, ऊपर मैंने रेशियो गलत लिख लिया इनकम का ना, हाँ आप सही बता रहे हो, वेरी गुड, कोई बात नहीं भैया, ये लो 3:2 है, ये कर लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे इनकम 3 है, एक्सपेंडिचर 5 है, तो सेविंग कैसे होगी भैया, नहीं होगी। यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 2 का, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और 1 की नीचे, और मेंटल कैलकुलेशन करो ना भैया, लिखना जरूरी थोड़ा ही ना है। तो 6:4 आ जाएगा, और 1 के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 और 3 ही आ जाएगा। अब आप देखिए कितना हुआ 1, ये माइनस किया तो कितना हुआ 1, जो 1 है वो रुपीज में 1000 है भैया, रेशियो में सेविंग 1 है और रुपीज में 1000 है, तो 1 की वैल्यू अगर 1000 है तो 6 की वैल्यू, वेरी गुड, क्या बात है, अब आ रही है समझ में, और 4 की वैल्यू 4000। क्लियर होती है बात? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप आपसे खुद से कर दीजिए, वीडियो को पोस्ट करके, मजा आ जाएगा भाई, करिए, चलिए जल्दी से फटाफट आंसर बताइए। हाँ जी किया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, ए और बी है, ये दोनों किस रेशियो में है, 1:1/2 के रेशियो में, और 2:2/3 के रेशियो में। सबसे पहले इन्हें सिंप्लीफाई करो, वो 2 की मल्टीप्लाई यहां पे और +1, तो कितना हो गया 3/2, और यहां पे कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8/3, यही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताइए। अब ये 3 इधर और 2 इधर, तो जो ए रेशियो बी है वो फाइनली मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि ए रेशियो बी कितना आ गया यहां पे 9:16, यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने बताया हुआ है सिंप्लीफिकेशन। अब क्या कह रहा है, व्हेन ईच वन इज इंक्रीज्ड बाय 15, हर एक को 15 से इंक्रीज किया गया, देयर रेशियो बिकम्स, उनका रेशियो 1:2/3 हो गया, और किसके साथ 2:1/2, ये हो गया। इसे सिंप्लीफाई करो, 3 × 1 + 2 कितना हुआ 5/3, और यहां पे आ जाएगा 5/2, आ जाएगा नहीं, 5 से 5 कट हो गया, ये 2 इधर और 3 इधर। अब जब 15-15 ऐड हो गया तो रेशियो कितना बन गया 2:3। कब, हर एक में जब 15 ऐड किया गया। अरे भैया ऐड किया गया तो मतलब इंक्रीज होना चाहिए था, ये मेरा इनिशियल रेशियो है, ये मेरा इनिशियल रेशियो है, ये मेरा फाइनल रेशियो है। इनिशियल से फाइनल जाने के लिए इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये तो डिक्रीमेंट दिखा रहा है, मतलब गड़बड़ है। इस गड़बड़ को कौन ठीक करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। यहां पे 7 का डिफरेंस है, यहां पे 1 का, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर और 7 की नीचे, तो ये रहा मेरा ए रेशियो बी। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर तो 9 और 16 ही रहेगा, लेकिन 7 के नीचे मल्टीप्लाई करते ही 14 एंड 21 हो जाएगा। अब आप देखिए इनिशियल से फाइनल अगर रेशियो में जा रहा हूं मैं, किसमें, रेशियो में, 9 से 14 गया तो 5 का इंक्रीमेंट, 16 से 21 गया तो 5 का इंक्रीमेंट। ये जो रेशियो में 5 है, ये नंबर में 15 है, तो 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 पार्ट की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 9 पार्ट की वैल्यू 27 हो जाएगी, और 16 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 हो जाएगी। इसने पूछा द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर मेरा 48 है। अब बताओ समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में चला जाना चाहिए। मैंने इस तरह के प्रैक्टिस क्विज आपको दी थी कल, उसमें भी इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है, आप करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। देखिए बहुत मेहनत की जा रही है भाई, वाकई में फ्री में कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो, और आप लोगों का जब एग्जाम क्रैक होगा तो आप तो होंगे ही फेमस, हम भी होंगे आप लोगों के साथ। तो आप हमसे उम्मीद रखिए, हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि कुछ ना कुछ दोनों मिलकर अच्छा जरूर करेंगे, और अच्छा करना ही पड़ेगा। कोई और चांस बचा नहीं आज की डेट में, जॉब है नहीं कहीं दूर दूर तक, कहां है, कोई वैकेंसी आती है तो वो क्लियर नहीं हो पाती, अगर क्लियर हो रही है तो उस पर कैंडिडेट इतने ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं पहले बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो बूम आया 2014, 15, 16। मैं 2011 के लास्ट से पढ़ाने लगा था, 12 में स्टार्टिंग से, ये मान के चलिए, तब से मैं देखते आ रहा हूं कि पैटर्न कितना चेंज हो चुका है गवर्नमेंट इंप्लॉय, अब पहले गवर्नमेंट मतलब वैकेंसी निकाल रही थी, जॉब्स मिल रही थी, अब वैकेंसीज बहुत कम कर दी है भाई, धीरे 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 कम होती जा रही है। क्या हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, और इस अपॉर्चुनिटी को हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ये तो हमने प्रण लेना ही लेना है। मुझे पता है लिमिटेड वैकेंसी है, तो ऐसा तो नहीं है जो इतने तैयारी कर रहे हैं सबका हो, लेकिन जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो जी जान लगाएगा, उसका क्लियर होगा, ये भरोसा रखिए आप लोग। आप बस मेहनत करिए प्लीज, ठीक है। और मैं आप लोगों को क्विज दे रहा हूं, क्वेश्चंस दे रहा हूं, और पूरी पूरी पीडीएफ दे रहा हूं हैंड रिटन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और आप भी मेहनत करेंगे और मेरी मेहनत को भी कामयाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसे बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का गाना गाते रहेंगे और आपका गाना हिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। अगर मैं बात करूं बॉयज एंड गर्ल्स के रेशियो की, अगर मैं बात करूं बॉयज एंड गर्ल्स के रेशियो की, तो इनिशियली ये रेशियो 3:2 था, ये कहा गया है। व्हेन 6 मोर गर्ल्स ज्वाइन दिस ग्रुप, अब इस ग्रुप में जो है गर्ल्स ऐड हुई है, कितनी गर्ल्स ऐड हुई है, प्लस हुई है 6। बात समझ में आई। द रेशियो बिकम 6:7, तो अब ये रेशियो 6:7 हो चुका है। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन स्कूल, ये जानना चाहता है कि कितने बॉयज हैं उस स्कूल में। अब स्टूडेंट्स एक बात सुनिए ध्यान से, ऐसा नहीं है कि क्रॉस, क्या दोनों इंक्रीज हुए, नहीं। क्या दोनों डिक्रीज हुए, नहीं। सिर्फ कौन इंक्रीज हुआ, गर्ल्स इंक्रीज हुई, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स इंक्रीज हुई। क्या बॉयज पे कोई फर्क पड़ा, नहीं। बॉयज अगर पहले 100 थे तो अभी भी 100 है, पहले 200 थे तो अभी भी 200 है, क्योंकि उन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इंक्रीमेंट किस में लगा, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट कौन है, बोल दो जल्दी से। वेरी गुड, बॉयज कांस्टेंट है। बॉयज जितने पहले थे उतने ही अभी भी है। अगर बॉयज नंबर में सेम है, नंबर में सेम है, तो भैया रेशियो में कैसे अलग हो सकते हैं। इनिशियली और फाइनली रेशियो में भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट समझो, जब एक ही चीज वेरी करती है, तो रेशियो में यहां पे बॉयज 3 है, यहां पे बॉयज 6 है, ये तो गलत है। जबकि होना क्या चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर को अगर सेम करना है तो उनका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लिया, दोनों एलसीएम कितना हो गया, 12, सॉरी 6 ही एलसीएम हो गया। कितना हो गया, 6 ही एलसीएम हो गया। 6 के लिए ये तो ऑलरेडी 6 है, तो इसे क्या 6 बनाए, ऊपर वाले को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं दोबारा नया रेशियो लिख रहा हूं बॉयज एंड गर्ल्स का, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 6 and 4। नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 7 ही रहेगा। अब इंक्रीमेंट कौन हुआ, इंक्रीज किस में हुआ, गर्ल्स में। गर्ल्स पहले 4 थी, अब 7 हो चुकी है। कितनी इंक्रीज हुई, 3। लेकिन ये तो रेशियो में है, नंबर में कितनी है, 6। तो 3 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 2 है तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो आंसर क्या होगा, 12। तो बॉयज पहले भी 12 थे और अभी भी 12 है। लेकिन गर्ल्स पहले पहले की बात करें तो गर्ल्स पहले, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 2 से तो कितना आ जाएगा, 8, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। गर्ल्स पहले 8 थी, अब 14 है, क्योंकि 6 ऐड हुई है। अगला क्वेश्चन आप बताइए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, सोचिए क्या होगा। इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो जो है वो 4:5 है। क्लियर होती है बात। व्हेन 100 गर्ल्स लीव द स्कूल, जब 100 लड़कियां छोड़ के चली गई, कौन गया, पहले तो ये देखो ना, कौन डिक्रीज हुआ, गर्ल्स डिक्रीज हुई, ठीक है। द रेशियो बिकम 6:7, रेशियो 6 और 7 का हो गया। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। अब एक बात बताओ, गया कौन, गया कौन है, हां गर्ल्स गई हैं। क्या बॉयज पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। और नहीं पड़ा तो रेशियो में कैसे पढ़ सकता है, अगर पढ़ रहा है तो इसे सही करेंगे। रेशियो में पहले 4 था, अब 6 है, एलसीएम लिया 12, और ये 12 बनाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया बॉयज एंड गर्ल्स को, तो कितना हो गया, 12 and 15, और नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 and 14। और दूसरी बात, एक बात सोचो, देखो गलतियां कैसे पकड़नी होती है आपने। गर्ल्स डिक्रीज हुई है, गर्ल्स डिक्रीज हुई है। अगर इनिशियली हम देखें तो गर्ल्स यहां पे 5 दिखा रहा है, यहां पे 7 दिखा रहा है, ये तो इंक्रीज दिखा रहा है, तो गलत कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने अपना ये कॉन्सेप्ट लगाया तो देखो गर्ल्स पहले 15 से कितनी हो गई, 14, डिक्रीज बाय 1 इन टर्म्स ऑफ रेशियो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर डिक्रीज बाय 100। द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट इक्वल्स टू 100, देन द वैल्यू ऑफ 12 पार्ट इक्वल्स टू 1200। क्लियर होती है बात। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। बॉयज थे 100 और 1200। क्लियर, मजा आ रहा है भाई, है ना। जैसे मैं जोश के साथ पढ़ा रहा हूं ऐसी आप जोश के साथ, तो जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे अपने अंगूठे से दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्लियर है, पक्का मजा आ रहा है ना। जो रेगुलर स्टूडेंट जुड़ेगा, मेरा वादा है आपसे, मैं ऐसा क्वांट आपको पढ़ाऊंगा, आप याद रखेंगे हमेशा। इसका आंसर मैं नहीं चाहता कि आप पेन भी चलाएं। ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, अगर मैं बात करूं मिल्क एंड वाटर की तो किस रेशियो में है, 5:1। ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर द मिल्क टू वाटर बिकम्स 5:2। ऐड कौन हुआ है, वाटर ऐड हुआ है, कितना लीटर, 5 लीटर ऐड हुआ है। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज, तो भैया एक बात बताओ,
मिल्क पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मिल्क यहां ऑलरेडी सेम है, करने की भी जरूरत नहीं है। वाटर देखो 1 से हुआ 2, मतलब 1 का इंक्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ रेशियो, और लीटर में कितना 5 लीटर, 1 पार्ट की वैल्यू 5 लीटर है तो 5 पार्ट की वैल्यू 25 लीटर है। बस ये रहा आंसर। क्लियर हुआ ना? यही सब बताना था मैंने, यही सब मैं बताना चाहता हूं आपको। मजा तभी आता है जब बेसिक हमारे क्लियर होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग करते हैं। अब अलग टाइप पे आ चुके हैं हम लोग, अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लो, टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन पढ़ने का, देखते हैं कितने लोग बताएंगे इसका आंसर। अब मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे जरूर। ठीक है, बताइए बताइए क्या है इसका। मैं इंतजार कर रहा हूं सिर्फ इसीलिए कि मैं चाहता हूं आप लोग क्वेश्चन पढ़ ले, उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहिए। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी। ये कहा है कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, बी के क्यूब के, यही तो होता है क्यूब। ये कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन दे दी गई है। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इफ a equals to 3 then b equals to 2, but if a equals to 8/9 then b equals to। अब इसने ये कहा है कि अगर a यहां पे 3 है तो b कितना होगा, 2 होगा, ये कह दिया इसने। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर, अब ध्यान से सुनना यहां पे, अब देखो आपको ये पता है कि अगर ये प्रोपोर्शनल हटाना होता है तो एक कांस्टेंट हम लोग k लेके आते हैं और ये हो जाएगा 1/b का क्यूब। बात समझ में आती है? अगर मैं पहली कंडीशन यहां पे लगा दूं जो कि इसने मुझे दी है कि अगर a equals to 3 तो k की वैल्यू मैंने निकालनी है, तो b की क्या हो जाएगी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। तो यहां से अगर मैं k की बात करूं तो k इक्वल्स टू 24 आ जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन, कंडीशन तो यही है कि a इक्वल्स टू k इंटू 1/b की पावर 3, यही है। लेकिन दूसरी कंडीशन में आपको a की वैल्यू दे दी गई है 8/9, ये लिख लिया। k की वैल्यू आपने निकाल ली है कितनी 24, और ये जानना चाहता है b की वैल्यू बताइए क्या रही होगी, ये जानना चाहता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, क्या दिक्कत है बताओ। ये कितने का टाइम कट हो गया, अगर मैं इसे कट कर देता हूं तो ये 3 टाइम्स कट हो गया, और ये 27, और b का क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 27। आपको ये भी लिख सकते हो कि b का क्यूब 27 3 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, क्यूब से क्यूब कट गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। मतलब अब इतना क्लियर हो गया, अगर a इक्वस टू आपका 8/9 है तो b इक्वस टू 3 है, तो b की वैल्यू यहां से मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे, आंसर कितना आ गया 3। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये भी एक अलग सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। एक मैं कॉन्सेप्ट आपको यहां पे डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा जल्दी से, क्लास लंबी नहीं होगी ज्यादा, आपको बस स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि रेशियो का मतलब फ्रैक्शन है। मतलब अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है a रेशियो b, आप ध्यान से सुनो 4:5, तो हम ये कह सकते हैं कि a की फ्रैक्शन क्या बनेगी 4/9, भाई टोटल तो 9 है ना। b की फ्रैक्शन क्या बनेगी अगर मैं देखूं तो ये बनेगी 5/9। क्लियर होती है बात, ये फ्रैक्शन बनती है। अब स्टूडेंट्स यहां पे सुनो, अब देखो बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको। अगर मैं कोई दो फ्रैक्शन ऐड कर रहा हूं, मान लो यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं कर रहा हूं 2/3 प्लस 4/9, तो क्या मैं इसे कभी ऐसे लिख सकता हूं कि 6/12? भैया ऊपर वाला ऊपर ऐड कर दिया, नीचे वाला नीचे, ये गलत है। देखो फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं, फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं? जब उनका बेस सेम होता है, जब उनका बेस क्या होता है सेम। अगर बेस सेम नहीं है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा होता, अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए आपके पास होता 1/3 प्लस 4/3, तो आप इसे सिंपल 5/3 लिख सकते थे, क्योंकि यहां पे बेस सेम है, आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया है कि नहीं। तो यहां पे भी जब इसे ऐड करना है तो हमें बेस सेम बनाना पड़ता है, मतलब यहां पे नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, फिर ये हो जाएगा 6/9 प्लस 4/9, तब जाके ये 10/9 होगा। आपको बहुत छोटी छोटी सी बात बता रहा हूं और ये आपको पता भी होता है। तो भैया रेशियो फ्रैक्शन, भाई रेशियो भी क्या है फ्रैक्शन, ये रेशियो भी ऐड
या सब्ट्रैक्ट कब हो सकता है? जब बेस सेम होगा। जब बेस क्या होगा? सेम होगा। अब यहां पे आप ऊपर की तरफ देखो, बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं यार, बहुत बढ़िया। यहां पे बेस कितना है? 9। यहां पे भी बेस कितना है? 9। तो बेस क्या है? इन दोनों का सम। यही तो बेस होगा ना हमेशा। इन दोनों का सम ही क्या होगा? बेस। इतना याद रखना, बहुत बढ़िया बात है ये। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये क्वेश्चन आपको देता हूं कि ए बी आर टू एलोए, ए और बी दो एलोए है, ये ए है और ये बी है, एलोए ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, मतलब यहां पे भी गोल्ड है और कॉपर, यहां पे भी गोल्ड और कॉपर है। आगे बढ़िए ध्यान से। बाय मिक्सिंग मेटल्स इन द प्रोपोर्शन 7:2 एंड 7:11 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां पे जो है गोल्ड और कॉपर का रेशियो 7:2 है और यहां पे 7:11 है। अब आगे क्या कह रहा है? इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ द एलोए आर मेल्टेड टू फॉर्म ए थर्ड एलोए सी, एक सी एलोए बनाना है जहां पे गोल्ड और कॉपर रखना है, तो द प्रोपोर्शन ऑफ गोल्ड एंड कॉपर सी विल बी। अब एक बात बताओ, जब सी बनाएंगे तो गोल्ड ए से भी आएगा बी से भी, कॉपर ए से भी आएगा बी से भी। तो कई लोग ये सोचते हैं कि गोल्ड यहां पे 7 है, यहां पे भी 7 है तो 14 हो जाएगा, गोल्ड यहां पे, कॉपर यहां पे 2 है, यहां पे 11 है तो 13 हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं ऐड कर सकते रेशियो को जब तक बेस सेम ना हो। तो यहां पे देखो बेस 9 है, यहां पे बेस आपका 18 है, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस सेम हो जाएगा। कर दिया। अब यहां पे 1 से कर दो भाई, 9 और 18 का एलसीएम तो 18 ही होता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गोल्ड कितना हो जाएगा? यहां पे देखो, अगर मैं देखो ए की बात करूं तो ए से गोल्ड कितना आएगा? 14 और कॉपर कितना आएगा? 4। अगर बी से बात करूं, बी से गोल्ड आएगा 7 और कॉपर आएगा 11, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टोटल गोल्ड मेरे पास हो जाएगा 21 और टोटल कॉपर हो जाएगा 15। अगर 3 से कट कर दे तो आंसर आ जाएगा 7:5 और ये रहा आपका आंसर। कहां रहा? ये रहा। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? भाई इससे आसान तरीके से तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये बहुत सिंपल है। जब भी ऐसे करना हो ऐड कि भाई तीसरा एलॉय बन रहा है पहले और दूसरे से, तो गोल्ड पहले से भी आएगा, दूसरे से भी, कॉपर पहले से भी आएगा, दूसरे से भी, काम खत्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से, और नेक्स्ट और लास्ट, ये शायद आज की क्लास का लास्ट है। 1 मैन एड्स 3 लीटर ऑफ वाटर टू 12 लीटर ऑफ मिल्क। अगर मैं पहले मान लू कि मेरे पास एक बाल्टी है एक तरीके से, या ड्रम है या जो भी कुछ है, तो इसमें जो वाटर है, वाटर वो 3 लीटर है और जो मिल्क है वो 12 लीटर है। अगर मैं बी की बात करूं, एंड अनदर 4 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर ऑफ मिल्क, यहां पे वाटर 4 लीटर है और मिल्क 10 लीटर है। वॉट इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन टू मिक्सचर्स। ये बताना है कि ए में जो मिल्क है और बी में जो मिल्क है उसकी स्ट्रेंथ का रेशियो बताना है। कई लोग क्या करेंगे कि ए यहां से मिल्क 12 उठा लेंगे और यहां से 10, कहेंगे ए में 12 था बी में 10 था, यही तो रेशियो पूछ रहा है, इतना सिंपल पूछ रहा है और क्या बताएं। अरे मैं बता चुका हूं, जब कभी भी दो रेशियो की कंपैरिजन होगी, ठीक है, तो हमेशा बेस सेम होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर मैं यहां पे रेशियो लिखूं, 3 से कट कर दूंगा तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1:4। यहां पे अगर रेशियो लिखूं 2 से कट करूं तो रेशियो कितना आ जाएगा? 2:5। अब बेस सेम करेंगे तभी कंपैरिजन हो पाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अच्छा यहां पे तो ये 5 हुआ ना भाई, यहां पे कितना हुआ? 7, तो एलसीएम 35 होगा। 35 के लिए इधर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है? बस ये बता दो, आती है तो बहुत बढ़िया। 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो मिल्क यहां पे ये कितना आ जाएगा? 7 और मिल्क कितना हो जाएगा? 28। यहां पे 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 10 और मिल्क कितना हो जाएगा? 25। अब बेस सेम हो चुका, आप देखिए यहां पे बेस 35 है, यहां पे बेस 35 है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। दोनों के मिल्क का बताना है, पहले में मिल्क M1 है दूसरे में M2 है, तो पहले में मिल्क 28 पार्ट है दूसरे में 25 पार्ट है। ये रहा आंसर। क्लियर है कि नहीं है? अगर वाटर की कंपैरिजन करने को कहता तो अब हम वाटर की भी कंपैरिजन कर सकते हैं, पहले में वाटर 7 है दूसरे में 10 है, आंसर ये होता। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई क्या बात है, क्या पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा।
तो स्टूडेंट्स ये आप कर लेंगे, अभी मैं इन पे नहीं जा रहा हूं, ये इजी क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्लीज कर लेना। क्या क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। द सेम टाइप ऑफ वर्क इज असाइंड टू 3 ग्रुप्स ऑफ मैन, द रेशियो ऑफ पर्सन इन द ग्रुप 3:4:5, फाइंड द रेशियो ऑफ डेज विच दे विल कंप्लीट द वर्क। स्टूडेंट्स जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैन के, अगर ज्यादा आदमी होंगे तो कम टाइम लगता है और कम आदमी होंगे तो ज्यादा टाइम लगता है किसी भी काम करने के लिए। अब यहां पे मैन का जो रेशियो दिया गया है वो 3:4:5 दिया गया है, तो टाइम का रेशियो इनवर्स हो जाएगा, मतलब 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग, एलसीएम आ जाएगा 60। मैंने बताया हुआ है आप हर एक को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या नहीं बताया? बिल्कुल बताया। ये आएगा 20, ये आएगा 15 और ये आ जाएगा 12। आंसर बताओ कितना सिंपल है, बता चुका हूं। लेकिन अगर ये नहीं पता होगा, हालांकि ये मैं टाइम एंड वर्क में बताऊंगा, लेकिन पता होना चाहिए नॉर्मली भी। ये होमवर्क है आपका, इसका आंसर मुझे जरूर बताना। देखते हैं कितने लोग सही सा आंसर बता पाएंगे, कमेंट में मुझे इसका आंसर जरूर बताना प्लीज, तभी मैं आगे क्लास देखूंगा कि यहां किस हिसाब से लेनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही है, काफी लंबी क्लास चली है हमारी। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं, और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे हम नहीं जाने देंगे। आपको सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।